मुल्ला नसरुद्दीन अपने गांव में अपनी बुद्धिमत्ता और हास्य के लिए जाने जाते थे। उसी गांव में एक पंडित जी भी रहते थे, जो अपने ज्ञान और शास्त्रों के गहरे अध्ययन के लिए प्रसिद्ध थे। दोनों का स्वभाव बिल्कुल अलग था, लेकिन कभी-कभी उनकी मुलाकातें दिलचस्प मोड़ ले लेती थीं। एक दिन गांव के मुखिया ने एक बड़ी सभा बुलाई। इस सभा का उद्देश्य गांव की एक समस्या का समाधान खोजना था। समस्या यह थी कि गांव में पानी की कमी हो रही थी और कुएं सूखते जा रहे थे। मुखिया ने मुल्ला नसरुद्दीन और पंडित जी दोनों को समाधान सुझाने के लिए आमंत्रित किया। सबसे पहले पंडित जी को बुलाया गया। पंडित जी ने शास्त्रों का हवाला देते हुए कई जटिल मंत्रों और यज्ञों का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि अगर गांव वाले विधि विधान से ये अनुष्ठान करेंगे तो इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और वर्षा होगी। पंडित जी ने अपनी बात को कई संस्कृत श्लोकों और गहन तर्कों से समझाया, जिससे गांव वाले काफी प्रभावित हुए, लेकिन उन्हें यह सब कुछ हद तक मुश्किल और खर्चीला भी लगा। फिर मुल्ला नसरुद्दीन की बारी आई। मुल्ला ने अपनी टोपी ठीक की और मुस्कुराते हुए बोले, पंडित जी का ज्ञान तो अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन मुझे लगता है कि समस्या का समाधान थोड़ा सीधा है। गांव वाले उत्सुकता से उनकी ओर देखने लगे। मुल्ला ने आगे कहा, जब कुएं सूखते हैं तो हमें पानी कहीं और से लाना होता है या फिर कुओं को गहरा खोदना होता है। और अगर हम सब मिलकर एक नया कुआं खोदें तो शायद हमें इंद्रदेव की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। गांव वाले पहले तो हंसे, लेकिन फिर सोचने लगे। मुल्ला ने अपनी बात जारी रखी, अगर हम सब मिलकर श्रमदान करें और एक नया गहरा कुआं खोदें तो न केवल हमें पानी मिलेगा, बल्कि हम आत्मनिर्भर भी बनेंगे। और शायद इसी मेहनत से प्रसन्न होकर इंद्रदेव भी हम पर कृपा कर दें। गांव वालों को मुल्ला नसरुद्दीन की बात समझ में आ गई। पंडित जी के शास्त्रीय ज्ञान का सम्मान करते हुए भी उन्हें मुल्ला का व्यावहारिक सुझाव अधिक पसंद आया। सबने मिलकर नया कुआं खोदने का फैसला किया। कुछ ही हफ्तों में अथक प्रयासों से एक नया गहरा कुआं तैयार हो गया, जिसमें स्वच्छ पानी निकल आया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। पंडित जी ने भी मुल्ला की बुद्धिमत्ता की सराहना की। उन्होंने कहा, मुल्ला जी, आपका व्यावहारिक ज्ञान वाकई अद्भुत है। कभी-कभी हम विद्वान लोग किताबी बातों में इतना खो जाते हैं कि सीधे समाधानों को भूल जाते हैं। मुल्ला नसरुद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, ज्ञान तो हर रूप में महत्वपूर्ण है। बस कभी-कभी हमें उसे जमीन पर उतारने का तरीका खोजना होता है। यह कहानी दर्शाती है कि ज्ञान और व्यावहारिकता दोनों का अपना महत्व है, और कभी-कभी एक साधारण सीधा समाधान भी बड़ी समस्याओं को हल कर सकता है। अगर आप इस कहानी के लिए कोई चित्र चाहते हैं तो कृपया बताएं। उदाहरण के लिए, मुल्ला नसरुद्दीन और पंडित जी की गांव की सभा में बातचीत करते हुए एक चित्र। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में जहां हरियाली और शांति का वास था, वहां रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू बहुत गरीब था, लेकिन उसके पास एक मुल्लार गधा था, जिसका नाम शेरू था। शेरू दिखने में एक मामूली गधा था, लेकिन उसकी समझदारी और वफादारी अद्वितीय थी। रामू और शेरू का रिश्ता केवल मालिक और जानवर का नहीं था, बल्कि वे सच्चे दोस्त थे। सुबह से शाम तक शेरू रामू के हर काम में उसका साथी बनता। खेत जोतने से लेकर मंडी तक सामान ले जाने तक शेरू कभी थकता नहीं था और हमेशा रामू के साथ खड़ा रहता था। गांव वेल अक्सर रामू और शेरू की दोस्ती की मिसाल देते द। एक दिन गांव में भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, नदियां भी अपना डैम तोड़ चुकी थी। गांव वेल भूख और प्यास से तड़प रहे थे। रामू भी बहुत परेशान था। उसके पास अपने परिवार और शेरू को खिलाने के लिए कुछ नहीं बचा था। एक रात रामू ने शेरू से कहा, शेरू, लगता है अब हमें इस गांव को छोड़ना पड़ेगा। यहां अब कुछ नहीं बचा है। शेरू ने रामू की बात सुनी और उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दिल भर आया। अगली सुबह रामू और शेरू ने अपने घर से निकलने का फैसला किया।
वे एक नए स्थान की तलाश में निकल पड़े जहां पानी और भोजन मिल सके। उनका सफर मुश्किलों से भरा था। गर्मी और थकान से उनका बुरा हाल था। लेकिन शेरू ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह हमेशा रामू के आगे चलता और उसके लिए रास्ता बनाता। जब रामू थक जाता, शेरू यूज अपनी पीठ पा बैठता और आगे बढ़ता। कई दिनों तक चलने के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल बहुत खतरनाक था, जहां जंगली जानवर घूमते थे। रामू डर गया, लेकिन शेरू ने यूज सहारा दिया। उसने रामू को इशारा किया कि वह उसके साथ चले। एक रात जब वे सो रहे थे, तब एक भालू ने उन पर हमला कर दिया। रामू बहुत डर गया, लेकिन शेरू ने हिम्मत दिखाई और भालू से लड़ने लगा। उसने भालू को अपने सिंगन से मारा और यूज भगा दिया। रामू शेरू की बहादुरी देखकर हैरान रह गया। जंगल से निकलने के बाद वे एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे, जहां हर तरफ पत्थर हाय पत्थर था। यहां भी उन्हें बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, लेकिन शेरू ने कभी हार नहीं मानी। वह हमेशा रामू के साथ खड़ा रहा। एक दिन रामू एक गहरी खाई में गिर गया। शेरू ने यूज देखा और तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ा। उसने अपनी रस्सी रामू की तरफ फेंकी और यूज बाहर खींच लिया। रामू एक बार फिर शेरू की वफादारी और समझदारी से प्रभावित हुआ। लंबे सफर के बाद वे एक बेड शहर में पहुंचे, जहां हर तरफ लोग और शोर था। रामू ने सोचा कि यहां यूज काम मिल जाएगा और वह अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर पाएगा। लेकिन शहर में भी यूज बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कोई यूज काम देने को तैयार नहीं था। रामू बहुत निराश हो गया। एक दिन रामू और शेरू एक बाजार से गुजर रहे थे। वहां एक व्यापारी अपने सामान को उठाने के लिए एक मजबूत जानवर की तलाश कर रहा था। रामू ने उस व्यापारी से बात की और यूज शेरू के बारे में बताया। व्यापारी ने शेरू को देखा और उसकी ताकत और समझदारी से प्रभावित हुआ। उसने रामू को काम पर रख लिया और शेरू को अपने सामान को उठाने के लिए इस्तेमाल करने लगा। रामू और शेरू ने अब एक नया जीवन शुरू किया था। रामू मेहनत करता और शेरू उसका साथ देता। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की और हमेशा एक दूसरे का सहारा बने। धीरे धीरे रामू ने पैसे कमाए और एक छोटा सा घर खरीदा। उसने अपने परिवार को भी शहर बुला लिया। अब रामू और शेरू खुश थे। एक दिन रामू ने शेरू को एक बड़ा सा मकान और एक अच्छा सा घास का मैदान खरीद कर दिया। शेरू बहुत खुश हुआ। उसने रामू को गले लगा लिया। रामू ने शेरू से कहा, शेरू, तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। तुम मेरे सच्चे दोस्त हो। रामू और शेरू की दोस्ती हमेशा के लिए अमर हो गई। उनकी कहानी गांव वालों और शहर वालों के लिए एक मिसाल बन गई। लोगों ने उनकी दोस्ती से सीखा कि सच्ची दोस्ती और वफादारी इंसान को किसी भी मुश्किल से निकल सकती है। वर्षों बाद रामू और शेरू बूढ़े हो गए, लेकिन उनकी दोस्ती कभी कम नहीं हुई। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहे। जब शेरू की मृत्यु हुई, रामू बहुत दुखी हुआ। उसने शेरू को अपने घर के पास दफना दिया। हर दिन रामू शेरू की कब्र पर जाता और उसके लिए फूल चढ़ता। रामू भी कुछ सालों बाद चल बसा। गांव वालों ने उनकी कहानी को यादगार बनाने के लिए उनकी मूर्तियां बनाई। रामू और शेरू की मूर्तियां आज भी गांव के बीच में खड़ी है, जो उनकी अमर दोस्ती और वफादारी की कहानी सुनती है। और इस तरह एक मुल्लार गधे की कहानी समाप्त होती है, जो हमें सिखाता है कि सच्ची दोस्ती और वफादारी किसी भी बंधन से ऊपर होती है। वह हमें ये भी सिखाता है कि इंसान और जानवर का रिश्ता कितना गहरा और खूबसूरत हो सकता है। मुल्ला नसरुद्दीन और उल्टी सवारी। नमस्कार दोस्तों, आज की 7वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और उल्टी सवारी। ये कहानी सुनकर आप हंस कर लोटपोट हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाली कहानियां और भी मजेदार हैं। और कमेंट में बताइए
आपने कभी गधे या घोड़े की सवारी की है? अगर की है तो वो अनुभव कैसा रहा? कहानी की शुरुआत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन कहीं बाहर जाने के लिए अपने गधे पर चढ़े। लेकिन उन्होंने गधे पर बैठने का अजीब तरीका अपनाया। वे गधे के पीछे की तरफ मुंह करके बैठ गए। गांव वाले यह देखकर हंस पड़े और बोले, मुल्ला, तुम कितने अजीब हो। सवारी आगे बढ़ रही है और तुम पीछे की तरफ देख रहे हो। यह कैसी बेवकूफी है? ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, अब आप बताइए, अगर आपने किसी को ऐसे उल्टा बैठकर गधे की सवारी करते देखा तो आप क्या कहेंगे? कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला नसरुद्दीन मुस्कुराए और बोले, भाई, इसमें बेवकूफी कहाँ है? अगर मैं गधे की तरफ देखता हूं तो मुझे गधा दिखाई देता है। लेकिन अगर मैं पीछे की तरफ बैठता हूं तो पूरा संसार दिखाई देता है। अब बताओ, गधा देखना ज्यादा अच्छा है या संसार? गांव वाले ठहाके मारकर हंसने लगे। लाइक शेयर का टच। मुस्कुराते हुए। दोस्तों, आपको क्या लगता है? मुल्ला सही कह रहे हैं या बहाना बना रहे हैं? अगर कहानी मजेदार लग रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। लोगों ने फिर ताना मारा, मुल्ला, असली बात तो ये है कि तुम गधे को ठीक से काबू ही नहीं कर पाते, इसलिए उल्टा बैठ गए हो। मुल्ला हंसकर बोले, नहीं भाई, सच्चाई ये है कि मैं और मेरा गधा दोनों ही जिद्दी हैं। अगर मैं आगे बैठूं तो मुझे गधे की जिद देखनी पड़ेगी, और अगर पीछे बैठूं तो मुझे दुनिया की हंसी देखनी पड़ेगी। तो मैंने हंसी चुन ली। क्लाइमेक्स। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, वाह मुल्ला, तुम हर हालत को मजाक में बदल देते हो। मुल्ला ने गधे को थपथपाया और बोले, देखा गधे, लोग हंस रहे हैं और यही असली जीत है। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, ये थी 7वीं मजेदार कहानी। आपको क्या लगता है? मुल्ला नसरुद्दीन का उल्टा बैठना समझदारी थी या मजाक? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर कहानी ने आपको हंसाया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट ही हमारी अगली कहानियों का ईंधन है। मुल्ला नसरुद्दीन और महंगी दावत। नमस्कार दोस्तों, आज की 9वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और महंगी दावत। इस कहानी से आपको हंसी भी आएगी और एक गहरी सीख भी मिलेगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपको किसी बड़ी दावत में बुलाया जाए तो आप सबसे पहले किस चीज का इंतजार करते हैं, खाने का या मेहमानों की गपशप का? कहानी की शुरुआत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन को एक अमीर आदमी ने दावत पर बुलाया। मुल्ला सादे कपड़ों में पहुंचे। दरबान ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, यह दावत बड़े लोगों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। बेचारे मुल्ला घर लौट आए। फिर उन्होंने अपने सबसे शानदार कपड़े पहने, रेशमी चोगा और चमचमाती पगड़ी बांधी और दावत में लौट आए। इस बार दरबान ने झुककर उन्हें अंदर आने दिया। ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, आपने भी कभी ऐसा देखा होगा, लोग इंसान की इज्जत कपड़ों से ज्यादा करते हैं। क्या आपने ऐसा अनुभव किया है? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी आगे बढ़ती है। अंदर पहुंचते ही सब लोग मुल्ला से हाथ मिलाने लगे। बड़ी इज्जत दी, आगे की कुर्सी पर बिठाया और सबसे पहले खाने का न्योता दिया। मुल्ला ने खाना शुरू किया, लेकिन उन्होंने एक अजीब हरकत की। प्लेट से निवाला उठाकर अपने चोगे में डालने लगे। कभी कह रहे थे, लो चोगे, कबाब खाओ। कभी कह रहे थे, लो पगड़ी, मिठाई खाओ। लाइक शेयर का टच। हंसते हुए। दोस्तों,
अब आप सोच रहे होंगे कि मुल्ला ये क्या कर रहे हैं। अगर आपको भी ये मज़ेदार लग रहा है तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। लोगों ने हैरानी से पूछा, मुल्ला, ये कपड़ों को क्यों खिला रहे हो? मुल्ला हंसकर बोले, अरे भाई, जब मैं सादे कपड़ों में आया तो किसी ने अंदर भी नहीं जाने दिया। अब जब शानदार कपड़े पहनकर आया तो सबने इज्जत दी। तो फिर यह खाना मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को ही मिलना चाहिए। क्लाइमेक्स। सब लोग ठहाके मारकर हंसने लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने महसूस किया कि मुल्ला ने कितनी गहरी बात मजाक में कह दी। तो दोस्तों, यह थी 9वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आज के जमाने में भी लोग इंसान को नहीं बल्कि उसके कपड़ों और दौलत को ज्यादा मानते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपके छोटे से सपोर्ट से हमें और मज़ेदार कहानियां लाने की ताकत मिलती है। मुल्ला नसरुद्दीन और गधा बेचने का सौदा। नमस्कार दोस्तों, आज की 10वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और गधा बेचने का सौदा। यह कहानी सुनकर आप हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपको अपना कोई पुराना सामान बेचना हो तो आप कहाँ बेचते हैं? OLX पर, कबाड़ी को या फिर पड़ोसी को? कहानी की शुरुआत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि अपना गधा बेच दिया जाए। गधा बूढ़ा हो गया था और काम का नहीं रहा। मुल्ला गधे को बाजार ले गए और जोर जोर से आवाज लगाने लगे, आओ आओ, देखो यह शानदार गधा। यह इतना तेज है कि हवा को भी पीछे छोड़ दे। लोग जमा होने लगे। ऑडियंस से सवाल, दोस्तों आप बताइए, अगर आपको पता हो कि आपका सामान पुराना है तो क्या आप उसकी खूबियां बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं? कमेंट में जरूर लिखिए। कहानी आगे बढ़ती है। एक आदमी बोला, अगर गधा इतना ही तेज है तो तुम बेच क्यों रहे हो? मुल्ला तुरंत बोले, अरे भाई, मेरे पास इतना समय कहाँ कि रोज दौड़कर इसके पीछे भागूं, इसलिए इसे बेच रहा हूं। सब लोग हंसने लगे। लाइक शेयर का टच। दोस्तों, अगर आपको भी मुल्ला की यह चालाकी मजेदार लगी हो तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाते हैं। ट्विस्ट। एक और ग्राहक आया और बोला, ठीक है मुल्ला, मैं यह गधा खरीद लूंगा, लेकिन अगर यह निकम्मा निकला तो? मुल्ला ने कहा, तो भाई, गधे को दोष मत देना, समझ लेना कि तुमने सौदा गलत किया है। क्लाइमेक्स। ग्राहक ने माथा पकड़ लिया। गांव वाले हंसते हंसते लोटपोट हो गए। सब बोले, मुल्ला, तुमसे बड़ा मजाकिया और होशियार कोई नहीं। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 10वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आपने कभी ऐसा सौदा किया है जहां बाद में लगा हो कि मैं तो ठगा गया? कमेंट में लिखना मत भूलिए। और हाँ, अगर मजा आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से हमें और कहानियां बनाने की ऊर्जा मिलती है। मुल्ला नसरुद्दीन और बत्तख का सूप। नमस्कार दोस्तों, आज की 11वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और बत्तख का सूप। ये कहानी सुनकर आप हंस भी पड़ेंगे और सोच में भी पड़ जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपके घर अचानक मेहमान आ जाए तो आप क्या बनाते हैं? दाल रोटी, खिचड़ी या कुछ स्पेशल? कहानी की शुरुआत। एक दिन मुल्ला नसरुद्दीन के दोस्त उनसे मिलने आए। मुल्ला ने सोचा, क्यों न उन्हें बढ़िया खाना खिलाया जाए। उन्होंने एक बत्तख पकाई और उसका सूप बना दिया। मेहमानों ने सूप पिया और खूब तारीफ की। ऑडियंस से सवाल,
दोस्तों, आपको कौन सा सूप सबसे ज्यादा पसंद है? टमाटर सूप, स्वीट कॉर्न या फिर मटन सूप? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी आगे बढ़ती है। अगले दिन वही मेहमान अपने एक और दोस्त को साथ लेकर आ गया। मुल्ला ने सोचा, अरे, कल का बचा हुआ सूप है, उसी में थोड़ा पानी डाल देता हूं। उन्होंने सूप पतला कर दिया और मेहमानों को पिला दिया। तीसरे दिन वही मेहमान और भी दोस्तों को ले आया। मुल्ला ने फिर सूप में पानी मिलाया और सबको पिला दिया। लाइक शेयर का टच। मुस्कुराते हुए। दोस्तों, अगर आपको भी यह स्थिति मजेदार लग रही है तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। देखते हैं कितने लोग मुल्ला की इस हरकत पर हंसते हैं। ट्विस्ट। चौथे दिन जब मेहमान और ज्यादा लोगों को लेकर आए तो मुल्ला ने सूप में इतना पानी मिला दिया कि उसमें बत्तख की खुशबू भी गायब हो गई। मेहमानों ने सूप पीकर कहा, मुल्ला, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पानी पी रहे हों। मुल्ला हंसकर बोले, अरे भाई, यह वही सूप है। बस अब आप बत्तख की परछाई का सूप पी रहे हो। क्लाइमेक्स। सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने समझ लिया कि बार बार मुफ्तखोरी करने का यही नतीजा होता है। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 11वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आप भी ऐसे लोगों को जानते हैं जो बार बार खाने के बहाने आपके घर चले आते हैं? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुल्ला नसरुद्दीन और चोर का सबक। नमस्कार दोस्तों, आज की 12वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और चोर का सबक। ये कहानी आपको हंसाएगी भी और सिखाएगी भी कि दिमाग तेज हो तो मुश्किल हालात भी आसान बन जाते हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपके घर में कभी चोर आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? पुलिस को बुलाएंगे, खुद पकड़ने की कोशिश करेंगे या फिर चुपके से छुप जाएंगे? कहानी की शुरुआत। एक रात मुल्ला नसरुद्दीन अपने घर में सो रहे थे। अचानक उन्हें आवाज आई। उन्होंने देखा कि घर में एक चोर घुस आया है। मुल्ला धीरे से उठे और सोचने लगे, अगर शोर मचाऊंगा तो डर जाएगा और भाग जाएगा। लेकिन क्यों न इसे थोड़ा सबक सिखाऊं? ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, अगर आप मुल्ला की जगह होते तो क्या करते? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला ने खुद चुपचाप अपना बिस्तर छोड़ दिया और बाहर चले गए। चोर सामान समेटने लगा। जब चोर पूरा सामान बांध चुका तो उसने देखा कि घर के बाहर मुल्ला खड़े हैं। चोर बोला, तुम यहां क्या कर रहे हो? मुल्ला हंसकर बोले, अरे भाई, तुम इतना मेहनत कर रहे हो तो मैं भी सोचा तुम्हारे साथ नए घर चलो। वैसे भी इस घर में अब कुछ बचा ही नहीं। लाइक शेयर का टच। हंसते हुए। दोस्तों, अगर आपको भी मुल्ला की ये चालाकी मजेदार लगी हो तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। चोर घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था। ये सब सामान यहीं छोड़ देता हूं। और चोर भाग खड़ा हुआ। क्लाइमेक्स। मुल्ला सामान घर में वापस ले आए और पड़ोसियों से बोले, देखा, अगर दिमाग से काम लो तो चोर भी खुद चोरी छोड़कर भाग जाएगा। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 12वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि समझदारी ताकत से ज्यादा काम आती है? कमेंट में अपनी राय लिखें। और अगर कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुल्ला नसरुद्दीन और चतुर जवाब। नमस्कार दोस्तों, आज की 13वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और चतुर जवाब।
इस कहानी में मुल्ला का जवाब सुनकर आप दंग रह जाएंगे और हंसते हंसते लोटपोट हो जाएंगे। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, आपके हिसाब से तेज दिमाग वाला ज्यादा काम आता है या तेज ताकत वाला। कहानी की शुरुआत। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन सड़क पर टहल रहे थे। अचानक एक आदमी ने उन्हें रोक लिया और बोला, मुल्ला, तुम हमेशा अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हो। जरा ये बताओ, दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की भरमार है? ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, आप बताइए, आपके हिसाब से दुनिया में सबसे ज्यादा किस चीज की भरमार है? पैसा, लोग या फिर परेशानियां? कमेंट में लिखना मत भूलिए। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला थोड़ा मुस्कुराए और बोले, भाई, दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्ख लोगों की भरमार है। आदमी गुस्से में बोला, क्या तुम्हें लगता है कि मैं मूर्ख हूं? लाइक शेयर का टच। हंसते हुए। दोस्तों, अगर आपको मुल्ला का जवाब मजेदार लग रहा है तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। मुल्ला शांत होकर बोले, देखो भाई, अगर तुम मूर्ख नहीं होते तो मुझसे ये सवाल ही क्यों पूछते? वहां खड़े सारे लोग हंस पड़े। आदमी का गुस्सा शांत हो गया और वह चुपचाप वहां से चला गया। क्लाइमेक्स। गांव वाले बोले, मुल्ला, तुम्हारे जैसे बुद्धिमान इंसान को कोई हरा ही नहीं सकता। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 13वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि दुनिया में समझदार लोगों से ज्यादा मूर्ख लोग होते हैं? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मुल्ला नसरुद्दीन और गधा बेचने का कमा। नमस्कार दोस्तों, आज की 14वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और गधा बेचने का कमाल। ये कहानी सुनकर आप हैरान भी होंगे और हंस कर लोटपोट भी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपके पास एक गधा हो तो आप उसे अपने काम के लिए रखेंगे या बेच देंगे। कहानी की शुरुआत। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन ने सोचा कि उनका गधा अब बहुत बूढ़ा हो गया है। उन्होंने तय किया कि इसे बेच देना चाहिए। मुल्ला गधे को बाजार ले गए। लोग गधे को देखकर हंसने लगे। अरे, ये गधा तो बहुत कमजोर और बूढ़ा है, कोई इसे क्यों खरीदेगा? ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, आप बताइए, अगर आप बाजार में होते तो क्या इतने बूढ़े गधे को खरीदते? हाँ या ना? कमेंट में जरूर लिखना। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला ने थोड़ी चालाकी दिखाई। उन्होंने गधे की पीठ पर एक मोटी किताब बांध दी और ऊंची आवाज में कहने लगे, ये गधा साधारण नहीं है, ये तो विद्वान गधा है। इसने इतनी किताबें पढ़ी हैं कि गांव का हर बच्चा इसे देखकर पढ़ना सीख जाता है। लोग हैरान हो गए। भीड़ जुटने लगी। लाइक शेयर का टच। मुस्कुराते हुए। दोस्तों, अगर आपको मुल्ला की ये जुगाड़ू तरकीब मजेदार लगी हो तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। भीड़ में से एक अमीर आदमी बोला, वाह, अगर ये गधा इतना समझदार है तो मैं इसे खरीदना चाहता हूं। मुल्ला ने कीमत बताई और गधा महंगे दाम में बिक गया। गांव वाले हैरान थे कि इतना बूढ़ा गधा कैसे बिक गया। क्लाइमेक्स। मुल्ला मुस्कुराए और बोले, दोस्तों, असली ताकत गधे की नहीं, दिमाग की होती है। जिसे बोलने की कला आती है वो पत्थर भी बेच सकता है। सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 14वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आपको लगता है कि आज की दुनिया में दिमाग और बोलने की कला ताकत से ज्यादा काम आती है? कमेंट में लिखना मत भूलिए। और अगर कहानी मजेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक,
शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबोगरीब मेहमान। नमस्कार दोस्तों, आज की 15वीं कहानी है मुल्ला नसरुद्दीन और अजीबोगरीब मेहमान। इसमें आपको हंसी भी आएगी और सीख भी मिलेगी कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और कमेंट में बताइए, अगर आपके घर कोई मेहमान बिना बताए आ जाए तो आप खुश होंगे या परेशान। कहानी की शुरुआत। एक बार मुल्ला नसरुद्दीन को एक अमीर आदमी ने अपने घर खाने पर बुलाया। मुल्ला साधारण कपड़े पहनकर पहुंचे, लेकिन जैसे ही वो घर के दरवाजे पर पहुंचे, नौकर ने उन्हें पहचानकर अंदर आने से मना कर दिया। नौकर बोला, ये दावत अमीर लोगों के लिए है, आपके जैसे गरीब के लिए नहीं। ऑडियंस से सवाल। दोस्तों, आप बताइए, क्या लोगों को उनके कपड़ों से जज करना सही है? हाँ या ना? कमेंट में जरूर बताइए। कहानी आगे बढ़ती है। मुल्ला चुपचाप लौट गए। उन्होंने अच्छे रेशमी कपड़े पहने, सिर पर पगड़ी बांधी और फिर वापस गए। इस बार नौकर ने झुककर सलाम किया और बड़े सम्मान से अंदर बिठा दिया। खाने की प्लेट आई। मुल्ला ने तुरंत अपनी दाढ़ी और कपड़ों को खाना खिलाना शुरू कर दिया। लोग हक्के बक्के रह गए। लाइक शेयर का टच। हंसते हुए। दोस्तों, अगर आपको मुल्ला का ये अजीब लेकिन मज़ेदार अंदाज अच्छा लग रहा है तो अभी लाइक और शेयर कर दीजिए। ट्विस्ट। लोगों ने पूछा, मुल्ला, ये क्या कर रहे हो? कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हो? मुल्ला मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये दावत मुझे नहीं, मेरे कपड़ों को दी जा रही है। क्लाइमेक्स। सभी लोग शर्मिंदा हो गए और बोले, मुल्ला, आपने हमें आज सिखा दिया कि इंसान की असली पहचान उसके कपड़ों से नहीं, उसके स्वभाव और गुणों से होती है। समापन प्लस ऑडियंस इंटरेक्शन। तो दोस्तों, यह थी 15वीं कहानी। अब आप बताइए, क्या आपने भी कभी ऐसा अनुभव किया है जब लोगों ने आपको सिर्फ आपके कपड़ों या रूप रंग से जज किया हो? कमेंट में जरूर लिखना। और अगर कहानी मज़ेदार लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।